ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नैस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइएगा, नैस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो नैस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जितना भी स्टूडेंट है वो क्या कीजिए, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और सेशन को जो भी अभी तक लाइक नहीं किए सेशन को लाइक भी कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। फिर क्लास को शुरू करते हैं बढ़िया से। चलिए बताइएगा, नैस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा, नैस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे सिंधु गंगाधरन हो जाएंगे, ठीक है। सिंधु गंगाधरन हो जाएंगे जो कि नैस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। और बात किया जाए नैस्कॉम की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1988 में किया गया था। 1988 में नैस्कॉम की स्थापना किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सब लोग अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीएल यानी कि क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? बताइएगा आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस सब सवालों पर और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा 2008 में, ठीक है। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। और बात किया जाए फुल डेट की बात किया जाए तो याद रखिएगा 18 अप्रैल, हमेशा याद रखिएगा 18 अप्रैल 2008 को, याद रखिएगा 18 अप्रैल 2008 को आईपीएल की शुरुआत हुई थी। और पहली मैच किसके किसके बीच खेली गई थी? तो याद रखिएगा पहला मैच याद रखिएगा बेंगलुरु वीसी कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सभी लोग अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सभी लोग 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जो कहाँ स्थित है? सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सब पूछा गया सवाल है, तो सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा श्रम संगठन का मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिनेवा में हो जाएगा, ठीक है। जो भी जिनेवा लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। याद रखिएगा जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। इसको ILO से भी सूचित करते हैं, ठीक है। ILO से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा जिनेवा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और बात किया जाए ILO का स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा ILO का स्थापना अक्टूबर 1919 को किया गया था। अक्टूबर 1919 को किया गया था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय की स्थापना यानी कि कब किया गया था? तो याद रखिएगा अक्टूबर 1919 में किया गया था, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर क्या करा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो किस तिथि को मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा 25 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमेशा याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। और बात किया जाए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ कब हुआ था, नहीं कि आरंभ कब किया गया था? तो याद रखिएगा शुरुआत की बात किया जाए तो याद रखिएगा 2011 में किया गया था। याद रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुरुआत कब किया गया था? तो याद रखिएगा 2011 में किया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा 28 फरवरी को, याद रखिएगा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और बात किया जाए 25 मार्च की बात किया जाए तो याद रखिएगा 25 मार्च को हमेशा याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 25 मार्च को याद रखिएगा चाइल्ड्स डे मनाया जाता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? सब लोग अगले क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस से संबंधित है? कला से होंगे कि खेल से होंगे कि राजनीति से होंगे कि अर्थशास्त्र से होंगे? तो सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही जो उत्तर हो जाएगा कला से हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कला से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी ये लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा। और भूपेन हजारिका का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा भूपेन हजारिका जी का जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में भूपेन हजारिका जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा 1926 ईस्वी में भूपेन हजारिका जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा असम राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा असम राज्य में हुआ था भूपेन हजारिका जी का जन्म, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है सब लोग? अगले क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्राचीन लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। बताइएगा प्राचीन लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? सभी लोग बताइएगा प्राचीन लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, जो भी सेशन को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी लाइक नहीं किए लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइएगा प्राचीन लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा लिच्छवी राज्य की राजधानी हमेशा याद रखिएगा वैशाली थी, ठीक है। लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा वैशाली थी। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है सब लोग? अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन से क्या करा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय। याद रखिएगा बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सब लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? और याद रखिएगा हमारा प्रत्येक दिन जो क्लास चलेगा याद रखिएगा रात को 8 बजे चलेगा, ठीक है। रात को 8 बजे चलेगा, एक ठो सुबह चलेगा, ठीक है। एक ठो सुबह चलेगा, ठीक है। तो बताइएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था याद रखिएगा 3 फरवरी 1916 को, ठीक है। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है सब लोग? 8 नंबर क्वेश्चन का सब लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है? जो कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? बताइएगा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो था वो सर्वाधिक था? तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में सब पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा सेशन को लाइक कर दीजिए। जो भी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं सेशन को लाइक कर दीजिए और क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो भी क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं शेयर कर दीजिए सभी लोग क्लास को, ठीक है। और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। याद रखिएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और बात किया जाए सबसे कम, याद रखिएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन होगा? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा सब लोग? 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि सॉल की टीका किसके लिए होता है? सॉल की टीका है जो किसके लिए होता है? बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सॉल की टीका किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमेशा याद रखिएगा पोलियो के लिए होता है, ठीक है। सॉल की टीका किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा पोलियो के लिए सॉल की टीका होता है। ऑप्शन क्या जाएगा? डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है सब लोग? अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज का उपयोग करता है वह
क्या है बताइएगा? खालिस्तान है। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज का उपयोग करता है वह है, क्या है बताइएगा सब लोग? ग्लाइकोजन का, कि वसा का, कि रुधिर प्रोटीन का, कि पेशीय प्रोटीन का? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग 10 नंबर क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा, ठीक है? भोजन मत लगाइएगा क्योंकि ऑप्शन में भोजन नहीं है, भोजन मत लगाइएगा, ठीक है? चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा सभी लोग बताइएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए ग्लाइकोजोन का, ठीक है? ग्लाइकोजोन का सबसे पहले याद रखिएगा उपयोग करता है, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा सब लोग? 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा? जो आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर, ठीक है? और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्थेल्मोलॉजी, याद रखिएगा ऑप्थेल्मोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सब लोग? 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो इनमें से कौन है जो खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर और बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा NaCl हो जाएगा, ठीक है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, जो कि खाने के नमक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर है, क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? बताइएगा रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? बेहद इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम नाभिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम नाभिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। बताइएगा पदार्थ का घनत्व किस में अधिकतम होता है? न्यूक्लियस में होता है, कि परमाणु में होता है, कि अणु में होता है, कि ठोस क्रिस्टल में होता है? पदार्थ का घनत्व अधिकतम किस में होता है? बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो पदार्थ का घनत्व अधिकतम किस में होता है? तो याद रखिएगा पदार्थ का जो घनत्व है, याद रखिएगा ठोस क्रिस्टल में अधिकतम होता है। पदार्थ का घनत्व ठोस क्रिस्टल में सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर क्या देगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है सब लोग? अगले क्वेश्चन पर जवाब दीजिएगा सब लोग। अगला क्वेश्चन क्या करा है? जो क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर कह रहा है कि लघु पतन के समय करंट का मान क्या होता है? घटता है, कि बढ़ता है, कि एक समान रहता है, कि पहले बढ़ता है फिर घटता है? चलिए बताइएगा लघु पतन के समय करंट का मान क्या होता है? सब लोग बताइएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए, जो भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है? और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो लघु पतन के समय करंट का मान क्या होता है? घटता है, कि बढ़ता है, कि एक समान रहता है, कि पहले बढ़ता है, कि फिर घटता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा लघु पतन के समय हमेशा याद रखिएगा इसका क्या होता है? मान बढ़ता है, ठीक है? करंट का मान क्या होता है? बढ़ता है। हमेशा याद रखिएगा लघु पतन के समय करंट का मान हमेशा याद रखिएगा बढ़ता है, ठीक है? ऑप्शन क्या देगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि
कि बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है। बरसात की बूंदों का गोल आकार किसके कारण होता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, किसके कारण होता है? सतही तनाव के कारण होता है, कि श्यानता के कारण होता है, कि घर्षण के कारण होता है, कि लोच के कारण होता है? बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतही तनाव के कारण होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण। याद रखिएगा, माने कि वर्षा की बूंदें क्या होती है? गोल होती है। ठीक है, ऑप्शन का जगह बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? चलिए बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? जो किस रंग का तरंगदैर्घ्य है जो सबसे अधिक होता है? सफेद का, कि बैगनी का, कि पीला का, कि लाल का? चलिए बताइएगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य है जो सबसे अधिक होता है? बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सब पूछा जाता है सवाल, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो सबसे क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन का जगह डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बात किया जाए सबसे कम की, बात किया जाए तो याद रखिएगा सबसे कम होता है, हमेशा याद रखिएगा, सबसे कम किस में होता है? तो याद रखिएगा बैगनी में होता है। ठीक है, बैगनी में होता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य, किस में होता है? तो याद रखिएगा बैगनी में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है? सब लोग अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ओडोमीटर किसका मापक है? बताइएगा, ओडोमीटर है जो किसका मापक है? ओडोमीटर किसका मापक है? बताइएगा सब लोग। 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो ओडोमीटर किसका मापक है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए बताइएगा, ओडोमीटर किसका मापक है? तो याद रखिएगा, ओडोमीटर है जो याद रखिएगा दूरी का क्या है? मापक है, दूरी का मापक है। ओडोमीटर याद रखिएगा दूरी क्या है? मापक है। ठीक है, ऑप्शन का जगह बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभिक की गई थी? बताइएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभिक की गई थी? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? रीना कुमारी जी 2015 लगा रहे हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, टेस्ट के रूप में क्लास को लीजिए। ठीक है, टेस्ट के रूप में आप लोग नहीं लेते हैं और जवाब भी नहीं आप लोग देते हैं। ठीक है, रीना कुमारी जी 2015 लगा रहे हैं। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा 2015 में। ठीक है, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। याद रखिएगा, योजना लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या देगा? डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, और बात किया जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो योजना लाया गया था किसके द्वारा लाया गया था? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो याद रखिएगा 22 जनवरी, याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को लाया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा लाया गया था? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और यह योजना है जो कहां से शुरू हुआ था सबसे पहले? तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य से शुरू हुआ था सबसे पहले। याद रखिएगा हरियाणा राज्य से योजना शुरू हुआ था। हरियाणा में पानीपत होता है। ठीक है, पानीपत जगह है, आप लोग पढ़े भी होंगे हिस्ट्री में, पानीपत। ठीक है, पानीपत से शुरू हुआ था ये योजना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा? जो सब लोग ध्यान दीजिएगा, 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है? बताइएगा, 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है? बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो सब लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए सब लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पटना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा पटना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है सब लोग, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है, बताइएगा। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है जो कौन सा है, चलिए बताइएगा। आयकर होगा कि उत्पादन कर होगा कि चुंगी कर होगा कि बिक्री कर होगा। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन है, तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, याद रखिएगा आयकर ही, याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ठीक है। आयकर याद रखिएगा एक प्रकार का क्या है, तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सब लोग, सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, SIDVI का पूरा नाम क्या है, कि सिडबी का पूरा नाम क्या है, सब लोग बताइएगा। सिडबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। सिडबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो सब लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सब लोग, 23 नंबर क्वेश्चन का सब लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी, बताइएगा। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी, तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब, 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दरिया साहिब हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, दरिया साहिब हो जाएंगे। ऑप्शन करेगा बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा दरिया साहिब हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो सभी लोग 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या रहा है 24 नंबर क्वेश्चन की, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा, चलिए बताइएगा। कोचीन होगा कि कोलकाता होगा कि मुंबई होगा कि चेन्नई होगा, सभी लोग बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं बताते नहीं है, सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। याद रखिएगा बड़ा बंदरगाह की बात किया जा रहा है, याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा मुंबई हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन होगा, याद रखिएगा मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन करेगा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है, याद रखिएगा पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा यह पश्चिमी तट पर स्थित है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है, जो बैलाडीला लौह एस्क खान किस राज्य में है, बैलाडीला लौह एस्क खान किस राज्य में है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो बैलाडीला लौह एस्क खान किस राज्य में है, बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा इस सब सवालों पर, ठीक है। और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो चलिए बताइएगा बैलाडीला यानी कि लौह एस खान किस राज्य में है, याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। बैलाडीला लौह एस किस राज्य में है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन करेगा डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इवन बख्तियार खिलजी हो जाएगा, ठीक है। इवन बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन का देगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है, सब लोग ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना, बताइएगा। 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था, चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए, जो भी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और
क्लास को शेयर भी कर दीजिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए और सभी लोग चैट बॉक्स में जवाब देते भी रहिए, ठीक है। टेस्ट के रूप में जवाब देते भी रहिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग जवाब नहीं देते, ठीक है, सिर्फ खाली देखते हैं। चलिए बताइए, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना है? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेर खां हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शेर खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है? बताइएगा भारत का देशांतर विस्तार कितना है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा जो भारत का देशांतर विस्तार कितना है? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा सभी लोग 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा जो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है महोगनी होगा कि रोजवुड होगा कि अकेसिया होगा कि आयरन वुड होगा? चलिए बताइएगा वनस्पति है जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन है? सभी बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसका चलिए नीतीश नीतीश राणा जी ये लगा रहे हैं और बताइए डी लगा रहे हैं और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा जो 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकेसिया हो जाएगा, ठीक है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, याद रखिएगा, अकेसिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा जो क्वेश्चन 30 करा बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? बताइएगा बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? जगदीशपुर था कि चंपारण था कि पटना था कि उपरोक्त में से एक से अधिक था? चलिए बताइएगा 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा जो यानी कि बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पटना था, ठीक है। कौन था? याद रखिएगा पटना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? सभी लोग 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा जो बहुत ही आसान सवाल है, बताइएगा सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। एन लगा रहे हैं, चलिए नीतीश राणा जी एन लगा रहे हैं और बताइए सभी लोग इसका सही उत्तर क्या होगा जो याद रखिएगा इसका सही जो उत्तर हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जापान की मुद्रा का नाम क्या है? याद रखिएगा एन हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगाया उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा एन हो जाएगा। युआन किसका है? बताइएगा युआन किस देश का मुद्रा का नाम है? तो याद रखिएगा चीन का था। याद रखिएगा चीन देश का मुद्रा का नाम है। लीरा किस देश का मुद्रा का नाम है? याद रखिएगा लीरा तुर्की देश का मुद्रा का नाम है, ठीक है। और पेसो की बात किया जाए तो याद रखिएगा पेसो याद रखिएगा हमेशा चिल्ली का है, याद रखिएगा चिल्ली का मुद्रा का नाम है, ठीक है। ये सबको याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा जो यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन करा कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? बताइएगा वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा जो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? सब लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो चलिए क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। जो भी क्लास को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन क्या रहेगा ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। और नाइट्रोजन की बात किया जाए तो याद रखिएगा वायुमंडल में कितना है, तो याद रखिएगा हमेशा 78% है। कितना प्रतिशत है, याद रखिएगा 78% है, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात किया जाए तो याद रखिएगा ऑक्सीजन कितना है, तो याद रखिएगा 21% है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, तो याद रखिएगा हमेशा 21% है, ठीक है। तो ये सबको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, बेहद ही आसान सवाल है, बताइएगा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए बताइएगा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वी को, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है, याद रखिएगा 71% बाबू, याद रखिएगा पृथ्वी पर 71% पानी है, ठीक है। बाकी में कितना है, बाकी में जमीन है, ठीक है। याद रखिएगा 71% पर क्या है, पानी है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है सभी लोग, 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 करा कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी, चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सेशन को लाइक कर दीजिए, जो भी सेशन को लाइक नहीं किए सेशन को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। जो भी क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं शेयर कर दीजिए, ठीक है। नीतीश राणा जी 1977 लगा रहे हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1977 हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा, यानी कि ऑप्शन क्या जाएगा ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1977 में की गई थी। ऑप्शन क्या जाएगा ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगर बात किया जाए बलवंत राय मेहता समिति का यानी कि स्थापना कब किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना कब किया गया था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना कब किया गया था। याद रखिएगा हमेशा 1957 में, ठीक है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा सभी लोग 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था, पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था, चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो चलिए बताइए पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा महाराष्ट्र में नियुक्त हुआ था। पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में नियुक्त हुआ था। ऑप्शन क्या देगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जाए यानी कि लोकायुक्त जो महाराष्ट्र में नियुक्त हुआ था वो कब हुआ था, बताइएगा आप लोग कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1971 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है सब लोग, 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 करा कि संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, बताइएगा संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, याद रखिएगा 1978 में हुआ था, ठीक है। 1978 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, ये भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करें सब लोग, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को
19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया गया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 358 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 358 के तहत हो जाएगा। ऑप्शन करेगा बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है सभी लोग? 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कह रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई, यानी कि किस निर्देशानुसार हुई थी? संघवाद के प्रस्तावना के, कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के, कि मौलिक अधिकारों के निर्देशानुसार हुई थी? चलिए बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही जो उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों के निर्देशानुसार हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन करेगा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? भारत में न्यायपालिका है, बताइएगा भारत में न्यायपालिका कौन है? बताइएगा सभी लोग, भारत में न्यायपालिका कौन होता है? सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सब पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में न्यायपालिका हमेशा याद रखिएगा स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र होता है। ऑप्शन क्या देगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा सब लोग? 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 करा, अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? राज्यपाल नहीं होता है, कि राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होता है, कि प्रधानमंत्री नहीं होता है, कि कैबिनेट स्तर के मंत्री नहीं होता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल होगा। ठीक है, जो भी राज्यपाल लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा राज्यपाल नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो रुक जाइएगा थोड़ा सा। चलिए बताइएगा 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो 41 नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। याद रखिएगा ऑप्शन करेगा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? बताइएगा भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, ऑप्शन का देगा डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? जो क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब दीजिएगा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे जो कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या देगा? डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तो याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा हमेशा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? जो क्वेश्चन 44 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 44 करा है कि भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन?
थे? बताइएगा। भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो बताइएगा 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो हमेशा याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन का जगह ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, जो कि भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा सभी लोग? 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 45 का है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? बताइएगा, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? बताइएगा 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, जो भी लॉर्ड कैनिंग लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगर बात किया जाए कार्यकाल की, इनके कार्यकाल कितना था? तो याद रखिएगा 1856 से लेकर के 1862 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है सब लोग? अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मंगल पांडे किस राज्य के थे? बताइएगा, मंगल पांडे है जो किस राज्य के थे? बेहद ही आसान क्वेश्चन से बताइएगा, मंगल पांडे किस राज्य के थे? चलिए बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? जो मंगल पांडे किस राज्य से थे? सभी लोग बताइएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, मंगल पांडे किस राज्य से थे? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जाए मंगल पांडे जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, हमेशा मंगल पांडे जी का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को। 19 जुलाई 1827 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था जन्म? याद रखिएगा, यूपी में हुआ था। यूपी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किस जिला की बात किया जाए तो याद रखिएगा, यूपी में बलिया जिला में हुआ था। बलिया जिला में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? बताइएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? बेहद ही आसान क्वेश्चन से। चलिए बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? जो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1792 में हुई थी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन करेगा बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है लोग? 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? बताइएगा, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? चलिए बताइएगा, 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? याद रखिएगा, इसका जो सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वास्को डी गामा। याद रखिएगा, वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन क्या रहेगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बात किया जाए वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो याद रखिएगा 1498 ईस्वी में आया था। और बात करें कहाँ आया था? तो याद रखिएगा केरल के पास आया था। ठीक है, केरल के पास एक जगह है कालीकट, याद रखिएगा कालीकट जगह पर आया था। ठीक है, केरल के कालीकट जगह पर आया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 49 का राय कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा औरंगजेब ने बनवाया था। ऑप्शन करेगा बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? अगला क्वेश्चन से यहाँ पर कह रहा है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? बताइएगा, शेर शाह के बचपन के नाम क्या था? सब लोग बताइएगा, शेर शाह के बचपन के नाम क्या था? याद रखिएगा, शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। याद रखिएगा, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? याद रखिएगा फरीद था। ऑप्शन क्या रहेगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो याद रखिएगा हमेशा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उदय सिंह हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदय सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था, बताइएगा। अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था, बेहद इंपॉर्टेंट है। अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था, सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था, तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बना था। किसके शासन काल में बना था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बना था। ऑप्शन का जाएगा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, जो क्वेश्चन नंबर 53 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 यहां पर कह रहा है कि प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था, बताइएगा। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था, तो बताइएगा मोहम्मद गौरी को, कि बलबन को, कि अलाउद्दीन खिलजी को, कि फिरोज शाह तुगलक को। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था, तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी ए हो जाएगा, मोहम्मद गौरी को, ठीक है। याद रखिएगा मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और बात किया जाए प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा हमेशा याद रखिएगा 1191 में प्रथम तराइन युद्ध हुआ था, ठीक है। प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1191 में हुआ था। और दूसरी की बात किया जाए तो याद रखिएगा 1192 में दूसरी तराइन युद्ध हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, बताइएगा। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, 54 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो बताइएगा 54 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राज प्रथम ने बनवाया था। राजा राज प्रथम ने बनवाया था, ऑप्शन का देगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था। सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो रिंग रानी कुमारी जी बोल रहे हैं डी, और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका सही जो उत्तर हो जाएगा हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन क्या जाएगा ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और बात किया जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, बताइएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी को, ठीक है। महावीर वर्धमान महावीर को जैन धर्म के यानी कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जैन धर्म के कैमे तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन धर्म के कैमे तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। और बात क्या जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म, हमेशा याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। और बात करें कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा सब लोग, 56 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या करा, जो कह रहा है कि मान्यता अनुसार महाभारत दिन तक लड़ी गई थी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अति हो गया है, उल्टा हो गया। मान्यता के अनुसार महाभारत
की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, ये पूछ रहा है। ठीक है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, ये पूछ रहा है। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो 56 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 दिन तक लड़ी गई थी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा 18 दिन तक महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। याद रखिएगा किसके किसके बीच लड़ी गई थी, याद रखिएगा हमेशा याद रखिएगा किसके किसके बीच लड़ी गई थी। याद रखिएगा पांडव पांडव और कौरव के बीच लड़ा गया था। पांडव और कौरवों के बीच लड़ा गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। इधर से पांचों पांडव था, उधर से यानी कि कौरव था, याद रखिएगा। और बताइएगा ये जो लड़ाई हुआ था कहाँ लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र का कहाँ स्थित है, याद रखिएगा हरियाणा में स्थित है। ये हरियाणा में लड़ाई हुआ था। ठीक है, कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है, याद रखिएगा हरियाणा में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कितने दिन तक लड़ाई चला था, याद रखिएगा 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, बेहद इंपॉर्टेंट है। 57 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो चलिए रानी कुमारी जी बता रहे हैं, तो याद रखिएगा इसका सही जो उत्तर हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, याद रखिएगा देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग याद रखिएगा पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। याद रखिएगा पशुपति की पूजा करते थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है सभी लोग, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, सभी बताइएगा नियोलिथिक का अर्थ क्या है, सभी बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। नियोलिथिक का अर्थ क्या हो, चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवपाषाण काल होता है। ठीक है, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, नवपाषाण काल होता है। ऑप्शन क्या देगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा सभी लोग 59 नंबर का जवाब दीजिएगा। देखिएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करा है कि वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर है, बताइएगा वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो यहां पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 75%, याद रखिएगा 75% है। ठीक है, ऑप्शन कर देगा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल है आप लोग, अंतिम सवाल ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक है, चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या कर रहा है कि मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 60 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा गया सवाल। ठीक है, चलिए बताइए। याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन क्या जाएगा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए क्लास एंड हो गया, यानी कि क्लास खत्म हो गया, यानी लगभग टोटल था कितना क्वेश्चंस, याद रखिएगा 60 क्वेश्चंस था। ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन था, 60 क्वेश्चन था। ठीक है, और 60 क्वेश्चन पूरा करा दिया गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा 60 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस आप लोग सही किए। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा कि 60 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए। ठीक है, और क्लास टाइमिंग जरूर नोट पॉइंट कीजिएगा, हमारा क्लास टाइमिंग जरूर नोट पॉइंट कीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। क्लास टाइमिंग है याद रखिएगा रात को 8 बजे, एक ठो रात को 8 बजे, और सुबह याद रखिएगा सुबह भी चलेगा। ठीक है, सुबह भी चलेगा क्लास, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे चलेगा। ठीक है, सुबह 8 बजे चलेगा। ठीक है, तो यानी कि बिहार
मद्य निषेध है, चाहे कक्षपाल, चाहे किसी प्रचारी की भी तैयारी करते हैं तो यानी कि ये 2 टाइम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 टाइम में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। रात को 8 बजे और सुबह 8 बजे, ठीक है। तो सभी लोग जरूर जुड़िएगा। और कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि कैसा लगा आज का क्लास जो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।